तो देखिए स्वरों के बारे में हम पूरी तरीके से एक रिकैप क्लास के माध्यम से स्वरों को समझेंगे। रिकैप क्लास के माध्यम से सभी स्टूडेंट पूरे फोकस के साथ एक एक बताई हुई बात को ध्यान से सुनना है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि अगर सही तरीके से सुन लिए ना इस पूरे कंसेप्ट को, तो सारा जो स्वर है या जितने भी यहाँ से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा में बनने वाले हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो स्वर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तब हम स्वर और व्यंजन को पढ़ना होता है। तो स्वर की सबसे पहले स्वर कहते किसे हैं, स्वर की परिभाषा क्या है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती। ये एक बेसिक सी परिभाषा है, इसकी जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरे भाषा में जो परिभाषा बन सकती है, परीक्षा एजेंसी पूछ सकती है, तो उसे हम कैसे याद करेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती, ये भी स्वर है। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है तो भी उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी कि इसको दो तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है। स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर या उसे मूल स्वर भी कहा जाता है, और एक होता आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनना है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, या ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। चार होते हैं ये, कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से सुनेंगे। ए, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। बात करता हूं मैं दीर्घ स्वर की। ऐसे पहले उसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर या मूल स्वर का दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से सुनेंगे। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, समझ रहे हैं, ए, आए, ओ, आओ, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और स्टूडेंट दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है आपके 7। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमने देखा 4 ह्रस्व स्वरों की संख्या है और 7 दीर्घ स्वरों की संख्या है। तो 7 और 4 मिलाकर हो जाते हैं 11। तो कुल स्वरों की संख्या 11 है। हमेशा याद रखना, कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं अगर स्वरों की किस और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पुट होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, जो मात्राएं लगाते हैं, मात्रा छोटी ई की, बड़ी ई की, या बड़े ऊ की, या छोटे ऊ की, मात्राएं सिर्फ स्वरों की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। पहले तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। कोई सामान्य रूप से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मात्राएं किसकी होती हैं बताइए, स्वर की या व्यंजन की। तो याद रखना स्वरों की मात्रा होती है। याद रखने का तरीका ये रहेगा कि मात्राओं की संख्या 10 होती है। जितनी हमारी स्वरों की संख्या होती है उससे 1 कम कर देना है, तो मात्राओं की संख्या 10 होती है। किसकी मात्रा नहीं होती है, कि कोई मात्रा नहीं होती। ये क्वेश्चन बन सकता कभी एग्जाम में। क्लियर। इसके अलावा जैसा कि हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान, यानी कि प्रत्येक वर्ण का कोई ना कोई उच्चारण स्थान होता है। समझ रहे हैं। जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान होते हैं, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। तो उच्चारण स्थान क्या होते हैं, एक बार मैं मोटा सा रिकैप कर देता हूं। अगर हम कोई भी वर्ण है
उसका उच्चारण कर रहे हैं और अगर हमें गले की सहायता लेनी पड़ रही है तो वो कंठ की श्रेणी में आएगा। हो सकता है वो स्वर, अगर वो वर्ण स्वर हो सकता है वो वर्ण व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी वर्ण अगर हम उसका उच्चारण करने, अगर हमें उसके तालु की सहायता लेनी पड़ रही है तो वो तालु वर्ग की श्रेणी में आएगा, ठीक है। और अगर कोई भी वर्ण है, अगर हमें उसका उच्चारण करने में ये जो मुंह के अंदर जो गड्ढेनुमा संरचना होती है, यदि हमें उसका सहारा लेना पड़ रहा है, उसकी सहायता लेनी पड़ रही है, तो वो मूर्धा की श्रेणी में आएगा। ऐसा कोई भी वर्ण जिसका उच्चारण करने में हमें दांतों का सहायता लेनी पड़ती है या दांतों की सहायता लेनी पड़ती है, वो दंते की श्रेणी में आएगा। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें होठों की सहायता लेनी पड़ती है, हो सकता है वो वर्ण स्वर हो सकता है वो वर्ण व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन वह किसकी श्रेणी में आएगा? ओष्ठ। इसी प्रकार एग्जाम में स्वरों में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या दे दिया जाएगा? दिए गए विकल्पों में से ए किस उच्चारण स्थान में आएगा या ए का उच्चारण स्थान क्या है। तब आप जब ही कर पाओगे जब ये चीज क्लियर होगी। तो मैं एक बार इनको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ए आ दोनों कंठ की श्रेणी में आएंगे, अच्छे तरीके से याद रखना। यानी कि ए आ का उच्चारण करने में हमें यहां गले की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए वो कंठ की श्रेणी में आएगा। इसके बाद आप देखेंगे ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, जैसे ही आप उच्चारण इनका करते हैं आपको तालु की सहायता लेनी पड़ती है। तो छोटी ई और बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु होगा, माइंड में बैठा लेना एकदम फिट। इसके बाद आप देखेंगे ऊ यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जैसा ही आप उच्चारण स्थान करोगे वो ओष्ठ की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें होठों का सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद आप देखेंगे एक होता री ऋषि जिसे आप बोल देते हैं। री का उच्चारण स्थान होता मूर्धा, यानी कि री का उच्चारण करने में हमें गड्ढेनुमा संरचना की सहायता लेनी पड़ती है। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे, इसको आप जॉइंटली याद रखना। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा ए आए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो ए आए जैसे ही आप उच्चारण करके देखेंगे ए आए, तो कंठ और तालु दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। स्टूडेंट तो याद रखना ए आए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। इसके बाद आपके आते हैं ओ और आओ। तो जैसा आप देखेंगे कि ओ आओ, इनका उच्चारण करने में हमें कंठ के साथ साथ होठों की भी सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि कंठ ओष्ठ की श्रेणी में आएंगे। तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे ओ आओ। किस एग्जाम में पूछा जाएगा ओ आओ कि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तब आपके सामने ऑप्शन होंगे। तब आप जब ही कर पाओगे जब इनको आप पढ़ चुके होंगे। जैसे कि ओ आओ कंठ ओष्ठ, ये आएंगे कंठोष्ठ की श्रेणी। क्लियर? तो इन चीज़ों का हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे कोई भी सिविल सर्विस का ही एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है? इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि जीभ के आधार पर स्वर, मोस्टली जीभ, ये जो हमारी जीभ होती है इसके आधार पर कई बार पूछा जाता है कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं जीभ के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और एक होता पश्च स्वर। इसमें याद रखना है ई ए आए, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, ए और आए ये आता आपका अग्र स्वर के अंतर्गत। अग्र स्वर यानी कि जीभ का अगला हिस्सा,
यानी कि इसको इस तरीके से मान सकते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में जीभ का अगला भाग कार्य करता है वह अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन से होंगे? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। क्लियर? और ये जो ए होता है, ए जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो ए जो आएगा ए वो आपका मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा। यानी कि ए एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने में जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करता है, इसलिए वो मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा। एक होता है जीभ का पिछला भाग, यानी कि तालु वाला हिस्सा, लगभग इस तरीके से मान के चल सकते हैं। तो आ, ऊ यानी कि बड़ा ऊ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये जो सारे वर्ण होते हैं, यानी कि ये जो स्वर वर्ण हैं, ये सारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनको हम इस तरीके से कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। कौन कौन से होंगे? आ, ऊ, ओ, आओ, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इन चीजों को कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।